तो पहले वीडियो में हमने कवर किया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसी सीरीज़ में हम ये जितने भी 15 पेजेस का नोट्स है, मैं इस वीडियो में सबको कंप्लीट करूँगा। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, सो प्लीज़ बियर विथ मी। और ये जल्दी से रिवाइज़ हो जाएगा। सुनने से ऑडियो विजुअल मोड पे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक रिटेन रहता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर नेशनल अर्बन मिशन। नेशनल अर्बन मिशन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा 2016 में छत्तीसगढ़ से। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 60-40 90-10 का शेयरिंग होगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फ़ंड का। प्लेन एरिया और कोस्टल एरिया में जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया इसमें रखा गया है, जो क्लस्टर डेवलपमेंट हम करेंगे। क्लस्टर होता है एक ग्रुप ऑफ कंटिगुअस विलेजेस जो साथ में जिनको डेवलप किया जाएगा। रर्बन का मतलब हुआ रूरल प्लस अर्बन, मतलब रूरल एरिया में हम अर्बन फैसिलिटीज़ डेवलप करेंगे। इस तरह से रूरल एरिया का ग्रोथ होगा अर्बन एरिया की तरह। तो क्लस्टर अप्रोच है। क्लस्टर अप्रोच मतलब क्लब करके, जैसे आप बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, वहाँ पर भी क्लस्टर अप्रोच फॉलो किया जाता है। फिर आपने ट्राइफेड के बारे में पढ़ा होगा, वो क्लस्टर बेसिस पे ट्राई फूड प्रोग्राम या फिर प्रधानमंत्री क्या था वो, वंदन विकास कार्यक्रम। वंदन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो वंदन विकास केंद्र बनता है वो भी क्लस्टर बेसिस पे होता है। MSP फॉर MFP, इसमें भी क्लस्टर बेस अप्रोच फॉलो किया जाता है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वहाँ पर कंबाइन होकर आते हैं, अपने एसेट्स को, अपने रिसोर्सेज को, मैन पावर को क्लब करते हैं एक साथ और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा उठाते हैं। तो उसी अप्रोच से यहाँ पे भी नेशनल अर्बन मिशन में भी क्लस्टर बेसिस पे इसको प्रमोट करना है हमें। अर्बन एरिया को अर्बन एरिया में अर्बन एरिया की तरह डेवलप कराना है। तो एक क्लस्टर में प्लेन और कोस्टल एरिया में 25,000 से 50,000 की पॉपुलेशन होगी। डेजर्ट और हिल एरिया में 5,000 to 15,000 होगी। एक अर्बन क्लस्टर में 15 से 20 गांव होंगे। आबादी टोटल लिखा हुआ था 30 से 40 लाख। ठीक है, और ये जो कंटिग्यूअस पॉपुलेशन एरिया होगा, दिस शुड बी विद इन 5 to 10 किलोमीटर डायमीटर। ठीक है, तो क्लस्टर को हम रूरल मतलब डेवलपमेंट ऑफ अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस प्रिजर्विंग रूरल कम्युनिटी लाइफ विद फोकस ऑन इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस विच इज़ एसेंशियली अर्बन इन नेचर। फाइन। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे देखिए। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा एग्रो प्रोसेसिंग है, एग्री सर्विसेज है, स्टोरेज है, वेयर हाउसिंग है, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, डिजिटल लिटरेसी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारा लिस्ट है इसमें। मतलब बहुत सारा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है रूरल एरिया में अर्बन फैसिलिटीज़ के साथ। तो क्लस्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, ट्राइबल एरिया में और नॉन ट्राइबल एरिया में। ट्राइबल और नॉन ट्राइबल क्लस्टर्स। जो क्रिटिकल गैप फंडिंग इस स्कीम के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा, इन एडिशन टू द फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल, ऑलरेडी एलोकेटेड टू द स्कीम। क्रिटिकल गैप फंडिंग मतलब अगर जितना एलोकेशन दिया गया है उसके अलावा भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तब भी दिया जाएगा। सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर विच शुड नॉट एक्सीड 30 करोड़ इन प्लेन एरियाज एंड 15 करोड़ इन हिली एंड ट्राइबल डेजर्ट एरिया। सो 30% प्रोजेक्ट कॉस्ट का दोनों केसेस में, प्लेन एरिया हो या फिर डिफिकल्ट एरिया हो, 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट कैपिटल क्रिटिकल गैप फंडिंग दिया जाएगा। सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 30 करोड़ एंड 15 करोड़ रेस्पेक्टिवली इन प्लेन एरिया एंड हिली एरिया। फाइन। उसके अलावा इसमें जो इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान बनाने की बात की गई है, इसमें बेसिकली बेसलाइन स्टडीज़ करा जाएगा, जिसमें ये रिक्वायरमेंट हम स्टडी करेंगे कि ये क्लस्टर को क्या क्या ज़रूरत है, वहाँ के साइट स्पेसिफिक, लोकेशन स्पेसिफिक क्या रिक्वायरमेंट और क्या की इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है। उसके लिए ICAP बनाया जाता है, इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान। ये ICAPs कौन बनाते हैं? स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी, SLEC। और ये सबमिट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को। फिर वो क्लस्टर डेवलप होता है फाइनली, अगर ये ICAP अप्रूव हो गया तो। लेकिन रिकमेंड कौन करता है? स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी। सबमिट होता है मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री अप्रूव करेंगे कि हाँ ये क्लस्टर को डेवलप किया जाए एज पर दिस प्लान। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस, हर क्लस्टर को, हर अर्बन क्लस्टर को कितना पैसा दिया जाएगा, कितना सपोर्ट दिया जाएगा? 35 लाख रुपीज़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 35 लाख रुपीज़। और ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, नॉट इक्वल। फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट 30% और थर्ड इंस्टॉलमेंट में 40%। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट 30% का, उसके बाद 30% का और फाइनली 40% मिलेगा। सो 3 इंस्टॉलमेंट में 35 लाख हर अर्बन क्लस्टर को मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितने का है इसमें? 2% का। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस वन। मिनिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, डेट ईयर ऑफ लॉन्च इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, फंड शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट।
क्लस्टर्स होते क्या है ये इंपॉर्टेंट है, क्या करना है हमको ये इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन क्राइटेरिया यहाँ पे जो था 25,000 से 50,000 और 5,000 से 15,000 वो इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल गैप फंडिंग कितना हम देते हैं, 30% देते हैं सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 30 करोड़ और 15 करोड़ इन प्लेन एरिया एंड हिली एरिया रेस्पेक्टिवली। ICAP कौन प्लान बनाता है, SLEC बनाता है। और फंड कितना दिया जाएगा, 35 लाख पर अर्बन क्लस्टर। तो ये स्कीम ख़त्म हो गया है। अगले स्कीम्स की तरफ बढ़ते हैं। अब है ये वंदन योजना, प्रधानमंत्री वंदन योजना। तो सबसे पहले आप इस स्कीम को पढ़ने से पहले ये जान लें कि 2011 में एक स्कीम आया था जिसका नाम था MSP फॉर MFP स्कीम। ये तो छोटा नाम हमने बना लिया है अपने सहूलियत के हिसाब से, लेकिन एक्चुअली ये स्कीम का आप डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो आपको स्कीम का पूरा नाम मिलेगा, मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ MFP थ्रू MSP एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन ऑफ MFP स्कीम। फाइन। तो हमें बेसिकली MFP जो होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो ट्राइबल्स अपने ट्राइबल एरियाज़ में जो उनका लोकल प्रोड्यूस होता है उसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से उनकी लिवलीहुड जनरेशन हो, इसलिए उनको एक बेसिक मिनिमम बेयर मिनिमम प्राइस अश्योर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि ये सारे MFP आइटम्स पे MSP अनाउंस किया जाता है। जिस तरीके से हमारे पास जो 23 क्रॉप्स के लिए MSP अनाउंस किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर भी MFP के लिए MSP अनाउंस किया जाता है। उसके लिए 2011 में स्कीम लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, और इसका भी फेज़ 2 चल रहा है। इम्प्लीमेंट कौन करती है, ट्राइफेड। अब जो वंदन स्कीम, वंदन योजना लॉन्च किया गया है, वो बेसिकली इज़ अ सबसेट ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ MSP फॉर MFP। उसी के अंतर्गत ये वंदन लॉन्च किया गया। तो अगर एक ही जैसा मकसद था तो क्यों लॉन्च किया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे क्यों ये लॉन्च किया गया। क्योंकि बहुत ज़्यादा लूप होल्स थे MSP फॉर MFP स्कीम में। मिडिल मैन का बहुत ज़्यादा लूप होल था। मिडिल मैन सारा गेन, सब्सटैंशियल गेन ले जाते थे और इनइक्विटेबल गेन मिलता था ट्राइबल्स को। इस मिडिल मैन के चेन को एलिमिनेट करने के लिए वंदन योजना लॉन्च किया गया। इसके अलावा वंदन स्कीम में नए प्रोविजंस लाए गए हैं जहाँ पर ट्राइबल्स को स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ट्रेनिंग दी जाएंगी उनके कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर, ताकि वो क्लस्टर अप्रोच पे काम कर सके, वैल्यू एडिशन कर सके अपने प्रोडक्ट्स का। अब हम आते हैं वंदन योजना कब लॉन्च किया गया, 2018 में। कहाँ से, बीजापुर छत्तीसगढ़ से। दिस इज़ पार्ट ऑफ MSP फॉर MFP स्कीम। कैसे होता है, सबसे पहले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 20 मेंबर होते हैं। तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 20 ट्राइबल्स हैं। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कलेक्ट किया अपने प्रोडक्ट्स को। तो ये कलेक्शन हुआ MFP का, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। उसको भेजा गया प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में। उसके बाद वो भेजा गया एडवांस लेवल प्रोसेसिंग में, वंदन विकास केंद्र में और ट्राईफूड में। ट्राईफूड एक स्कीम है जहाँ पर प्रोसेसिंग किया जाता है एडवांस लेवल का, फिर फाइनली वो मार्केट में जाता है। तो ये पूरा मैकेनिज़्म है, ठीक है। अब हम जो MSP फॉर MFP स्कीम है उसके आर्किटेक्चर, एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर को देख लेते हैं। सेंट्रल एपेक्स कमेटी है उसमें सबसे टॉप लेवल पे, जिसको चेयर करते हैं सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसको ट्राइफेड हेड करता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, दिस इज़ द पॉइंट विच यू नीड टू टेक टू योर एग्जामिनेशन हॉल, कि हु रेकमेंड्स द MSP फॉर MFP। दिस इज़ द प्राइसिंग सेल विद इन ट्राइफेड। ट्राइफेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है प्राइसिंग सेल, वो MSP रेकमेंड करता है हर 3 साल पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, ठीक है। वो रेकमेंड करता है, लेकिन अनाउंस कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जैसे CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, MSP अनाउंस करते हैं 23, अनाउंस नहीं रेकमेंड करते हैं 23 क्रॉप्स के लिए, फाइनली डिसाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। उस तरह से यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फाइनल डिसाइड करेगी कि कितना होना है, लेकिन रेकमेंड कौन करेगा, प्राइसिंग सेल ऑफ ट्राइफेड, ठीक है। अभी फ़िलहाल कितने MFP आइटम्स हैं हमारे पास, टोटल 87 प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए MSP अनाउंस किया जाता है। ये आप देख लेंगे न्यूज़ में कि अगर कोई और एडिशन है या नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट में लिखा था आई थिंक यही लेटेस्ट भी है, उसके बाद कोई एडिशन हुआ नहीं है। तो जनवरी 2021 का एडिशन, अभी टोटल 87 प्रोडक्ट्स हैं MFP जिनके लिए MSP अनाउंस करती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ट्राइफेड प्राइसिंग सेल, और हर 3 साल पे ये रिकमेंडेशन दिया जाता है। जो पहला मल्टीपर्पज़ वन धन विकास केंद्र था वो छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया, और सबसे ज़्यादा वन धन विकास केंद्र कहाँ पर है, उड़ीसा में। ये 2 फैक्ट हैं। क्या होता है वन धन विकास केंद्र, तो वन धन विकास केंद्र, एक वन धन विकास केंद्र में 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 20 मेंबर होते हैं। मतलब
ट्राइबल्स मिल करके 20 ट्राइबल मेंबर्स मिल करके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे। ऐसे 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मिल करके एक केंद्र बनाएंगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 15 मिल के एक केंद्र बनाएंगे और ऐसे 15 केंद्र मिल करके एक क्लस्टर बनाएंगे। तो वन धन विकास केंद्र क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ 15 वन धन विकास केंद्र विच itself is a group of 15 self-help groups and every self-help group has how many members as tribal members 20 members। तो इस तरह से एक वंदन विकास केंद्र में यू विल फाइंड 300 मेंबर्स। फाइन। तो अभी वंदन विकास कार्यक्रम चल रहा है जिसमें वंदन विकास केंद्र हमें बनाने हैं। पहले हमें प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स पर फोकस करना है। 39 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ पर पहले ये केंद्र बनाने हैं। उसके बाद इसको स्केल अप करना है पैन इंडिया, और ये क्लस्टर अप्रोच से होगा, यानी कि कंटिगुअस एरिया में होना चाहिए एक वंदन विकास केंद्र। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं जहाँ पर ट्राइबल मेंबर्स होंगे और जो फर्दर मिल करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मिल करके वंदन विकास केंद्र बनेंगे, उसमें रिजर्वेशंस की भी प्रोविज़न है। ऑब्वियसली ट्राइबल के लिए, ट्राइबल्स के लिए ये स्कीम है, तो 60% हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में 60% ट्राइबल्स होने चाहिए। और प्रेफरेंस दिया जाएगा स्टेट लेवल पे जो आजीविका कार्यक्रम चलता है, जो लिवलीहुड प्रोग्राम को प्रमोट करता है, तो आजीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उस स्कीम के अंतर्गत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना है वो बेसिकली उनको प्रायोरिटाइज किया गया है। 60% ट्राइबल्स होने चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भी इसमें कुछ रिजर्वेशंस थे, मेरे को दिख नहीं रहा, SC ST का नहीं, यहाँ पे नहीं है शायद, दूसरे स्कीम्स का मेरे को याद आ रहा है। तो यहाँ पे 60% ट्राइबल होने चाहिए, याद रखना। उसके बाद स्टेज 1 में 6000, दिस 6000 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 2 साल में, जब से लॉन्च किया गया है, 2 साल में 6000 वनधन विकास केंद्र बनाने थे इसके स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। और फिर स्टेज 2 में उसको स्केल अप करना था, कोई नया एडिशन नहीं करना था, उसको स्केल अप करना है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी, पैकेजिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। और कुछ छूट तो नहीं रहा। कॉस्ट फॉर पक्का वंधन विकास केंद्र 20 लाख रुपया, और वर्किंग कैपिटल हर वंधन विकास केंद्र को कितना दिया जाएगा, 10 लाख रुपया। और एक वंधन विकास केंद्र को स्टैब्लिश करने में खर्चा कितना आता है, 1.5 लाख रुपए का। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। और ये मतलब फिर भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ लिया मैंने बस इसीलिए इसी तरह। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक वंधन विकास केंद्र में कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, तो 15। एक वंधन विकास केंद्र क्लस्टर में कितने वंधन विकास केंद्र होते हैं, तो 15। वंधन का कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, कैसे सारी चीज़ें फ्लो करती हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर से लेकर के एडवांस लेवल प्रोसेसिंग तक। 2 स्कीम्स हमने कवर किया, एक अम्ब्रेला स्कीम है, उसके अंतर्गत वंधन लॉन्च किया गया, और कौन रेकमेंड करता है, कितने प्रोडक्ट्स हैं MSP फॉर MFP के अंतर्गत। तो ये भी स्कीम ख़त्म हो गया, ठीक है। हम मूव करते हैं अगले स्कीम पे। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मिस हो गया था उसी स्कीम में, वंधन विकास केंद्र में, वंधन योजना में। नॉर्थ ईस्ट लीड करता है इंडिया में विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ वंधन विकास केंद्र, ओके। और मणिपुर इज़ द चैम्पियन स्टेट, मतलब नॉर्थ ईस्ट में बेस्ट है मणिपुर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वंधन विकास केंद्र है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पहला वंधन विकास केंद्र कहाँ बना है, छत्तीसगढ़ में। सबसे ज़्यादा वंधन विकास केंद्र कहाँ है, उड़ीसा में। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मणिपुर इज़ द चैम्पियन स्टेट, फाइन। और 80% ऑफ टोटल वंधन विकास केंद्र नॉर्थ ईस्ट में ही है। इसके बाद ट्राइफेड ने लॉन्च किया संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम, जहाँ पर विलेज लेवल पे वो जाएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो वंधन विकास केंद्र बनाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं और अपने ट्राइबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। तो मकसद इसमें 200 करोड़ का हमें अचीव करना है सेल्स टारगेट थ्रू वंधन विकास केंद्र इन द नेक्स्ट 1 ईयर। ये वंधन संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम है। तो पूछता है संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, तो वंधन विकास केंद्र कार्यक्रम, ट्राइबल्स, यूथ, स्कूल एजुकेशन, ऐसा करके अगर कोई स्कीम वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि संकल्प से सिद्धि इज रिलेटेड टू वंधन विकास योजना। फिर ये पिछले साल से न्यूज़ में कि 2 ट्राई फूड प्रोजेक्ट्स चलाए गए, एक छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में और एक महाराष्ट्र के रायगढ़ में, इस स्कीम के अंतर्गत। और इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और ट्राईफूड है, ठीक है। तो ये PM किसान संपदा योजना के अंतर्गत ये 2 ट्राईफूड प्रोजेक्ट्स चलाए गए, जगदलपुर एंड रायगढ़, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्कीम्स की। कौन सा स्कीम है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो उसमें
देखो बहुत रफ़ नोट्स हैं, आपको देखने में काफ़ी दिक्कत हो रही होगी। अगर दिख नहीं रहा है प्रॉपरली तो आप एटलीस्ट सुनते चले जाओ, सुनने से भी चीज़ें याद रहती है। आई एम डैम श्योर कि आपने अगर अभी आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स अच्छा ही गया होगा। आप भी होपफुल है मेरी तरह कि एग्ज़ाम हो जाए, और आपने भी खुद का नोट्स प्रिपेयर किया होगा। तो अपने नोट्स को रेफ़र करो, अगर कुछ आपको लगता है छूट रहा है तो ऐड ऑन करते चले जाओ वहीं पे। या फिर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, कहीं पीडीएफ से पढ़ा होगा, प्रिंट आउट निकाल के पढ़ा होगा, ऑनलाइन पढ़ा होगा, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये आपको दिखे तभी आप सेशन अटेंड करें और ये वीडियो सुन लीजिए, उससे भी बहुत कुछ आपके दिमाग में रिटेन रह जाएगा। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 का स्कीम है। 2015 वाज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल, याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल 2015। जैसे 2023 इज़ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, उसी तरह से 2015 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल। उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम with the theme, with the tagline, with the motto, स्वस्थ धारा खेत हरा। फाइन, धारा इज जमीन, पृथ्वी, तो स्वस्थ धारा खेत हरा इज द मोटो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च्ड इन द ईयर 2015 फ्रॉम राजस्थान, सूरतगढ़। So what is this basically? This is about providing the farmers information, key information regarding 12 basic parameters of nutrients, that whether the soil is sufficient in those nutrients or deficient. So all these 12 parameters can be asked in the examination. Which one of the following is not one of the parameters under soil health card scheme? तो इसमें NPK है, प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, NPK है, सल्फर है, फिर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और बोरन। NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरोन। उसके बाद 3 फिजिकल पैरामीटर्स हैं, pH, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड ऑर्गेनिक कार्बन। तो इस तरह से 12 पैरामीटर्स का किसान को इस सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि आपके सॉइल में क्या क्या अवेलेबल है, कितने मात्रा में अवेलेबल है, और अगर कुछ डेफिशिएंट है तो उसके लिए आपको कितना अमाउंट में उस न्यूट्रिएंट को फुलफ़िल करने के लिए कौन सा मैन्योर, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। तो ये सारा डिटेल सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके अपने फार्मिंग प्रैक्टिसेस को लेके। हर 3 साल में एक बार सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किया जाता है। फ्रीक्वेंसी पूछे तो हर 3 साल, कहीं कहीं पे 2 साल भी लिखा हुआ है, तो आप इसको प्लीज़ वेरीफाई करें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि लेटेस्ट क्या है, क्या ये 2 है, क्योंकि मैंने अलग अलग डॉक्यूमेंट में कहीं पे 2 देखा, कहीं पे 3 देखा। लेटेस्ट क्या है प्लीज़ आप फाइंड करें। मैंने भी नहीं किया, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया, मेरे को भी ये काम करना था, आई डिडंट डू दैट। आगे बढ़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है हर सॉइल सैंपल को टेस्ट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मतलब एवरी सॉइल हेल्थ कार्ड सैंपल के लिए स्टेट गवर्नमेंट को 190 रुपये दिया जाता है, 190 रुपीज़। फाइन। एंड यहाँ पर कलेक्शन का प्रोसेस, आई डोंट थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बेसिकली लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप 15 से 20 सेंटीमीटर गड्ढा खोदे वी शेप फरो के साथ, और फिर जो सीड वाला एरिया है वहाँ से सॉइल सैंपल कलेक्ट ना करें, और जिस फील्ड में आप सॉइल सैंपल कलेक्ट करने गए कोई एक लोकेशन से नहीं करें, फील्ड के चारों कॉर्नर से करें, ताकि हमको कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल सके कि और उसको फिर मिक्स करके हम फाइनली टेस्ट करते हैं टेस्टिंग लैब में ले जाके। स्टैंडिंग क्रॉप में हम नहीं करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट के बाद करते हैं, साल में 2 बार, एक रबी के बाद और एक खरीफ के बाद, एक रबी के बाद एक खरीफ के बाद। तो ये डिटेल्स है कैसे कलेक्शन करते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल मैंने बता दिया। और ये देख सकते हैं आप कि सॉइल हेल्थ कार्ड टेक्नोलॉजी फार्मर्स फील्ड पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कितना असिस्टेंस दिया जाता है, 2500 रुपये पर हेक्टेयर का। फाइन। तो अभी जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं। न्यूज़ में क्या था, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के रिपोर्ट के हिसाब से सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आने के बाद फर्टिलाइज़र्स के यूज़ में 8 to 10% का डिक्रीज़ हुआ है, और जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो 5 to 6% इंक्रीज़ हुआ है। तो मकसद यही था कि जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र होता है, कि पता नहीं है कि आपके सॉइल में क्या अवेलेबल है और क्या आपको डालना है, फिर भी हम लगे पड़े हैं, यूरिया डाल रहे हैं, जो भी ईज़िली अवेलेबल है कि डालना है, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ
मैन्योरिंग योर फील्ड आप फर्टिलाइज़र का इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं। दिस इज़ नॉट गुड, इसीलिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लाया गया था और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को भी मिला है। फर्टिलाइज़र के यूज़ में 8 to 10% का डिक्लाइन हुआ है और वहीं प्रोडक्टिविटी, क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है बाय 5 to 6%। सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट दिस स्कीम। और न्यूज़ में क्या है कि कितने साल के इंडिविजुअल फार्मर्स एलिजिबल हैं सॉइल हेल्थ लैब्स इस्टेब्लिश करने के लिए, तो आपको याद रखना 40 ईयर्स तक के। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, एफपीओ को, इंडिविजुअल्स को कि वो सॉइल हेल्थ लैब सेटअप करें और 75% कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफ दीज लैब्स फाइनेंस कर दिया जाएगा उनको। ठीक है, ये स्कीम हो गया ओवर। बस एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट मैनेज जिसको बोलते हैं, ये कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में। तो ये भी स्कीम ख़त्म हो गया। हम लोग मूव करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, अगला स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है 1998 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, और इसमें शायद कोई आरवी गुप्ता यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैंने कहीं और पढ़ा था। आरवी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था और ये इसका जो मॉडल स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड का, इसको नाबार्ड ने डेवलप किया था 1998 में। नोडल मिनिस्ट्री पूछे तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर बताना है, नोडल एजेंसी पूछे तो नाबार्ड बताना है कि मॉडल स्कीम किसने प्रिपेयर करा था, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरवी गुप्ता कमेटी। ठीक है, इन 1998। तो बेसिकली ये क्या है किसान क्रेडिट कार्ड, किसान को क्रेडिट रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए और इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट के पेनिट्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए स्कीम लाया गया था 1998 में। तो किसान को क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करना है फॉर व्हाट, फॉर ऑल देयर एक्टिविटीज़, कल्टीवेशन, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, मार्केटिंग, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, इवन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट मतलब उनके घर का कोई खर्चा, उनकी बेटी की शादी है, हाँ उसमें भी उनको मिलेगा पैसा किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ऑफ फार्मर हाउस होल्ड अलाइड एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ों के लिए उनको क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगा। कितना मिलेगा, पहले 1 लाख था शायद कोलैटरल फ्री, अब 1.6 लाख कर दिया गया है। विदाउट कोलैटरल दे कैन अवेल 1.6 लाख तक का क्रेडिट, जिसमें उनको कोई कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक स्पेशल केस ये भी है कि उनको कोई कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं है उस केस में जब ये क्या बोलते हैं उसको, टाई अप अरेंजमेंट है। मतलब फार्मर जैसे फार्मर सीधे मिल्क यूनियन को जाके अपना मिल्क दे रहा है, तो वो टाई अप अरेंजमेंट है, कोई मिडिल मैन है नहीं। तो वैसे केसेस में 3 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा किसान को विदाउट कोलैटरल। तो क्वेश्चन इतना भी नहीं डेप्थ में पूछेगा, ये पूछेगा मैक्सिमम कि कितना कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा। तो 1.6 लाख। कब लॉन्च किया गया था, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे लॉन्च किया गया था? क्या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए? नहीं, शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है, दोनों मिलता है। शॉर्ट टर्म लोन कंपोनेंट भी है इसमें, लॉन्ग टर्म लोन कंपोनेंट भी है। फिर इंटरेस्ट सबवेंशन पूछेगा, कितना इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है अगर प्रॉम्प्ट पे ही है। ऐसे 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन है, लेकिन 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा अगर आप सही समय पे अपना कर्जा वापस कर देते हैं तो। ठीक है, तो इससे जो नेट इंटरेस्ट आपको पड़ेगा वो 4% पे आएगा। तो 3% याद रखना है इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। अब इस स्कीम के अंतर्गत फ्लेक्सी किसान क्रेडिट कार्ड भी एक प्रोविज़न है, जिसके अंतर्गत 10,000 से 50,000 तक का फ्लेक्सिबल लिमिट प्रोवाइड किया गया मार्जिनल फार्मर्स के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल फार्मर्स के लिए। विड्रॉल आप कैसे कर सकते हैं, ये बेसिकली एक कार्ड होता है जिसमें आपको ATM विड्रॉल भी अलाउड होता है। ठीक है, तो आप कितने बार भी निकाल लें, अपने क्रेडिट लिमिट तक आप निकाल सकते हैं पैसा, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इज इन द नेचर ऑफ रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन द नंबर ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। शॉर्ट टर्म लोन है, रिपेबल इन 12 मंथ्स। लॉन्ग टर्म कंपोनेंट भी है इस लोन का स्कीम के अंतर्गत। कहाँ से ऑपरेशनाइज होता है, ब्रांच लेवल पे, चेक फैसिलिटी, ATM में, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस के थ्रू। मतलब बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया, आप कहीं से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और क्रेडिट लिमिट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो यहाँ पर एस्पेक्ट है। बस यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट मेरे को लगा कि जो आपका खुद का जो मेंटेनेंस क्या बोलते हैं उसको, सॉरी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है, ये जो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है इसके लिए 10% का लिमिट दिया गया। मतलब जितना आपको एलोकेट किया गया है क्रेडिट, उसका 10% से ज़्यादा आप कंजम्पशन रिक्वायरमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। बाकी भी डिटेल्स हैं, उतना इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लगा कुछ है। और हाँ, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत
जो टारगेट है 2.5 करोड़ फार्मर्स को कवर करना है किसान क्रेडिट कार्ड। हाउ मेनी फार्मर्स? 2.5 करोड़। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998, आरवी गुप्ता कमेटी, 1.6 लाख विदाउट कोलैटरल, इवन 3 लाख इट कैन गो विदाउट कोलैटरल, इंटरेस्ट सबवेंशन 3%, मार्जिनल फार्मर्स के लिए फ्लेक्सी केसीसी, लिमिट 10,000 to 50,000, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ डेबिट्स क्रेडिट्स में, शॉर्ट टर्म कंपोनेंट भी है, लॉन्ग टर्म कंपोनेंट भी है, 10% का लिमिट है अगर आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं तो। हो गया बात खत्म। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बात छूट गई है कि मैक्सिमम शेयर ऑपरेटिव, जितने भी अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए गए हैं उसमें से मैक्सिमम शेयर किसका है? कोऑपरेटिव बैंक का है। मैक्सिमम शेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन इशूड वाया कोऑपरेटिव बैंक्स। लेकिन अगर अमाउंट के हिसाब से पूछे, सबसे ज़्यादा लोन एक्चुअली किसने डिसबर्स किया है, तो ये कमर्शियल बैंक्स आएंगे, ना कि कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक्स इन टर्म्स ऑफ नंबर हाईएस्ट है, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट क्वांटिटी कमर्शियल बैंक्स है। ठीक है, तो ये स्कीम भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट स्कीम है हमारा मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। एक्चुअली ये एक एक्ट था, नरेगा एक्ट। एक मिनट। तो ये जो स्कीम है हमारा मनरेगा स्कीम, ये 2005 में एक एक्ट के थ्रू लाया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 41 है। आर्टिकल 41 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो ये कहता है कि स्टेट को हमेशा ट्राई करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, राइट टू वर्क हो। लेकिन वो फंडामेंटल राइट तो है नहीं, लेकिन आर्टिकल 16 कहता है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। और फिर आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, में ये आता है कि काम मिले लोगों को, लिवलीवुड अपॉर्चुनिटी मिले। तो एज सच ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि डीपीएसपी में इसको मेंशन किया हुआ है। और उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कीम लाया गया और इसको लीगलाइज किया गया कि राइट टू वर्क टू अ बेयर मिनिमम नंबर ऑफ डेज, लाइक 100 डेज सबको मिलेगा जो अनस्किल्ड लेबर हैं उनको। तो ये एक्ट के थ्रू लीगलाइज किया। तो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हम इम्प्लीमेंट करते थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स, थ्रू एक्ट्स, उसका एक एग्जाम्पल है मनरेगा। तो 2005 में ये स्कीम, ये एक्ट को लाया गया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2006 में इम्प्लीमेंट होता है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 वाला 2009 में अमेंड किया जाता है। तब से इसका नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहलाता है। और जो स्कीम है वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कहलाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गारंटी प्रोग्राम है, वर्क गारंटी प्रोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़ा। इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है? 100 डेज़ का आपको वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा हर साल एवरी रूरल हाउस होल्ड को। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ रूरल हाउस होल्ड, रूरल फैमिली, नॉट एन इंडिविजुअल। एक हाउस होल्ड को 100 दिन का काम मिलेगा कम से कम, ताकि लिवलीवुड सिक्योरिटी हो सके, क्रोनिक पॉवर्टी दूर हो सके देश से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रेंथन किया जा सके, क्योंकि इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है। वो प्रिपेयर करते हैं, प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं। एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्क, आप आगे पढ़ेंगे, ग्राम सभा इम्प्लीमेंट करता है एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्क। ग्राम पंचायत रिकमेंड करता है क्या क्या करना है हमको। तो प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का इंपॉर्टेंट रोल हो, इसके लिए भी ये स्कीम लाया गया। उसके बाद ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट हो सके, रोड्स, कैनल्स, पॉन्ड्स, वेल्स, ये भी एक मकसद है इसका। रूरल पीपल की परचेजिंग पावर इम्प्रूव हो और गरीब और अमीर के बीच में गैप जो है वो ब्रिज हो। ये सब कहने की बात है। चलो ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? ग्राम पंचायत। इम्प्लीमेंट कौन करता है? ग्राम पंचायत। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या एंटाइटलमेंट्स हैं इस स्कीम के अंतर्गत? तो सबसे पहले 100 डेज वर्क हमने देखा, रूरल हाउस होल्ड हमने देखा, जॉब कार्ड मिलेगा आपको, आप जॉब डिमांड कर सकते हैं जब भी आपको मन करे करने का, और विद इन 15 डेज ऑफ योर डिमांड फॉर वर्क आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप एलिजिबल हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस का एट द रेट ऑफ 1/4 ऑफ द वेज रेट फॉर द फर्स्ट 30 डेज, और फर्स्ट 30 डेज़ के बाद हाफ ऑफ द वेज रेट आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस के तौर पे मिलेगा इफ़ विद इन 15 डेज ऑफ योर डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट यू डोंट गेट एनी वर्क। फाइन। तो उसके बाद और क्या है इसमें प्रोविज़न, एंटाइटलमेंट है। हाँ, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत प्रिपेयर करेंगे प्लान और सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स के क्या क्या हमको प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। उसके बाद वर्क साइट फैसिलिटीज़ होंगी, मेडिकल एड, शेड, वाटर वगैरह। नोटिफाइड वेज रेट होगा। फिर राइट टू रिसीव वेजेस, मतलब आपने काम कर दिया,
काम करने के 15 दिन के अंदर आपको आपका तनख्वाह मिल जाना चाहिए। नहीं मिलता है तो क्या होगा, 0.05% के तौर पे डिलेड कंपनसेशन, मतलब डिले इन वेज पेमेंट, तो कंपनसेशन भी मिलेगा आपको एट द रेट ऑफ 0.05% ऑफ द वेज रेट। फाइन। सोशल ऑडिट का भी इसमें प्रोविज़न है, वंस एवरी 6 मंथ्स, एटलीस्ट वंस एवरी 6 मंथ सोशल ऑडिट, मतलब कम्युनिटी के थ्रू ऑडिट होता है सोशल ऑडिट, वो भी इसमें कराना है। फिर और क्या है इसमें, हाँ, वर्क एप्लीकेशन इज़ फॉर एटलीस्ट, मतलब जो आप वर्क के लिए इसमें अप्लाई करेंगे वो कम से कम 14 कंटिन्यूस डेज़ का होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन काम लेके आपको फायर कर देंगे, कम से कम 14 दिन लगातार मुझे काम चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन इसमें है कि सैनिटेशन रिलेटेड वर्क्स में कम से कम 6 दिन का मिलेगा, ऐसा भी प्रोविज़न है। इसमें आप ये नहीं कह सकते मेरे को 14 डेज़ नहीं मिला, 6 डेज़ में भी इसके लिए भी आपको हायर किया जा सकता है। तो सैनिटेशन के लिए 6 दिन कम से कम, और नॉर्मली 14 डेज़ का कंटिन्यूस आपको वर्क मिलेगा अगर आप वर्क के लिए अप्लाई करते हैं तो। और आपके वर्क के एप्लीकेशन के 15 दिन के अंदर आपको काम मिल जाना चाहिए। और इस बात को कौन इंश्योर करता है कि 15 दिन के अंदर आपको काम मिलेगा? ब्लॉक लेवल पे एक ऑफिसर होता है, प्रोग्रामिंग ऑफिसर, उसको कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं। वो उसकी प्राइमरी ड्यूटी होती है कि 15 दिन के अंदर आपको काम मिले। और अगर नहीं मिलेगा तो हमने देखा कि आपको वेज कंपनसेशन दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 1/4 ऑफ योर वेज फॉर द फर्स्ट 30 days ऑफ योर अनएम्प्लॉयमेंट, एंड देयर आफ्टर हाफ ऑफ योर वेज रेट फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द ईयर। ये है प्रोविज़न। मनरेगा के अंतर्गत 12,000 रुपया दिया जाएगा वैसे इंडिविजुअल्स को जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कवर्ड नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन बनाना है, जो उसमें कवर नहीं हो पाया वो मनरेगा के थ्रू कवर कर लिए जाएंगे, उनको 12,000 रुपये दिएगा लैट्रिन के लिए, IHHL के लिए, ठीक है। 90 to 95 डेज ऑफ वर्क अंडर मनरेगा, जो PM प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बेनिफिशियरीज़ हैं उनको मनरेगा स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाएगा, 90 to 95 डेज ऑफ वर्क मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज़ मिल सकता है। साल में 365 डेज़ होते हैं, तो 365 डेज़ के लिए भी आपको एम्प्लॉय किया जा सकता है, लेकिन कम से कम 100 दिन के लिए किया जाएगा पर हाउस होल्ड, ठीक है। इसी स्कीम को आगे देखते हैं हम। कवरेज है पैन इंडिया एक्सेप्ट दोज डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर 100% अर्बन पॉपुलेशन है। अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस हमने देख लिया कि अगर आप काम मांगते हैं 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता है तो 1/4 या हाफ विद इन फर्स्ट 30 डेज़ या फिर उसके बाद मिलेगा आपको। एक प्रोविज़न है महिलाओं के लिए, 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि 1/3 क्या, हमने 55% के आसपास महिलाएं इसमें अचीव कर लिया है। एम्प्लॉयमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा घर यहाँ पर है, 10 किलोमीटर मेरे को ट्रैवल करके जाना ना पड़े, 5 किलोमीटर के अंदर मेरे को काम चाहिए, दिस इज़ एम्प्लॉयमेंट विद इन 5 किलोमीटर रेडियस। मिनिमम वेज टू मटेरियल रेशियो इस प्रोग्राम के अंतर्गत कितना होना चाहिए? 60:40। वेज रेट स्टेट्स तय करेंगे, लेकिन ये कभी भी जो सेंट्रल का मिनिमम वेज रेट तय किया गया उससे कम नहीं होना चाहिए, जो कि 60 रुपीज़ पर डे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि CPI AL के हिसाब से वेज रेट फ्लक्चुएट करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबरर, उसके हिसाब से वेज रेट तय किया जाता है। फाइन। अभी देखो ये न्यूज़ का पार्ट है कि 2022-23 के सीज़न के लिए वेज रेट नोटिफाई किया गया अलग अलग स्टेट्स के द्वारा। बहुत सारे स्टेट्स ने हाइक करा वेज रेट, कुछ स्टेट्स ने हाइक नहीं किया, किसी ने ज़्यादा हाइक करा, किसी ने कम हाइक करा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है किसने कितना किया, लेकिन जान लो कि सबसे ज़्यादा हाइक किसने किया? गोवा ने। सबसे कम हाइक किसने किया? मेघालय ने। और 3 स्टेट्स थे जिन्होंने हाइक ही नहीं किया, वो थे मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, दैट्स इट। सबसे ज़्यादा हाइक किसने किया? हाईएस्ट हाइक बाय गोवा, लोवेस्ट हाइक बाय मेघालय। सो दिस वाज द वेज रेट इन न्यूज़ रिसेंटली, गोवा विद द हाईएस्ट हाइक, मेघालय विद द लोवेस्ट हाइक। आगे बढ़ते हैं। देखो ग्राम सभा जो है ना वो रिकमेंड करेगा काम, और कम से कम 50% ऑफ द वर्क्स उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। फाइन। अब फंडिंग देख लेते हैं। यहाँ पर फंडिंग 100% फंडिंग आएगी। वेज की मैं बात कर रहा हूँ। वेज सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कैसे बांटेगा? 100% अनस्किल्ड लेबर का वेज सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 75% स्किल्ड लेबर का वेज सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, मटेरियल का 75% कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितना आता है इसमें? 6% का आता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। और वेज मटेरियल रेशियो में 60-40 देखा था, मटेरियल केस में सेंट्रल गवर्नमेंट 75%। बजट 2022-23 में 73,000 करोड़ रुपये एलोकेट किया गया है।
और कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं, हमने पढ़ा था 100 डेज़ पर हाउस होल्ड होना चाहिए, लेकिन अगर नेचुरल कैलामिटी या फिर ड्राउट अफेक्टेड एरिया, वहाँ पर एडिशनल 50 डेज़ दिया जाएगा, मतलब 150 दिन का कम से कम आपको काम मिलेगा। उसी तरह से जो शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड है, जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, उनको भी एडिशनल 50 डेज़ का काम दिया जाएगा। फाइन। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि कितने टोटल परमिसिबल वर्क्स हैं, कौन से काम इसमें अलाउड हैं, कौन से काम अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लो, जाके गिट्टी उठा रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, कंकड़ उठा रहे हैं और उसको भी काम बोलेंगे, ऐसा नहीं है। सो जो काम टैंजिबल नहीं है, जो काम क्वान्टिफाइबल नहीं है, उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, जैसे घास हटाना, रिमूविंग ग्रास, पेबल्स, या फिर कोई एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इसमें कवर्ड नहीं है। तो अगर एग्ज़ाम में आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आर नॉट कवर्ड, तो आपको ध्यान में रखना ये सारे काम इसमें कवर्ड नहीं होते। आप बोलेंगे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इज इम्पॉर्टेंट, ग्रास हटाना, वीडिंग का एक प्रोसेस है, क्यों नहीं हो सकता? तो नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो देर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्क, 261 टाइप्स ऑफ परमिसिबल वर्क, जिसमें से एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, अलाइड एक्टिविटी, एग्री एंड अलाइड एक्टिविटी से जुड़ा हुआ 164 काम है। तो 261 एंड 164, रिमेंबर दिस। फाइन। एंड स्कीम हो गया ख़त्म। न्यूज़ में भुवन ऐप था, मनरेगा वर्क्स को जियो टैग किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 2017 में लॉन्च किया था जन मनरेगा ऐप। ये ऐप डेवलप किया है NIC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, हैदराबाद। 12 लैंग्वेजेस में ये ऐप चलता है। कैसे, क्या सिटीजन्स इसमें क्या कर पाएंगे, जियो टैग्ड एसेट्स को लोकेट कर पाएंगे और अपना फीडबैक दे पाएंगे कि कैसा काम हुआ है। जन मनरेगा ऐप, जन से हो गया जनता, सिटीजन का फीडबैक इसमें मिलेगा। नरेगा सॉफ्ट से हो गया सॉफ्टवेयर है ये, जिससे आप मॉनिटर करेंगे टाइमली पेमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर NMS ऐप है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, ये भी मनरेगा से जुड़ा हुआ है, सिटीजन ओवरसाइट को इंक्रीज़ करने के लिए। फाइन। और फिर हो गया, और स्कीम कवर हो गया, बस थोड़ा सा देख लें। सेक्शन 10, कोई एक स्कीम था जिसका सेक्शन पूछा था कि किस सेक्शन, कोई एक्ट था उस किस सेक्शन के अंतर्गत ये किया जाता है, प्रीलिम्स का। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स हैं, एक्सपेक्टेड नहीं है, तो पूछ सकते हैं वो। तो मनरेगा के स्कीम सेक्शन 10 के अंतर्गत सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल बनाया गया है। फाइन। सोशल ऑडिट का प्रोविज़न है, हर 6 महीने में कम से कम एक बार कम्युनिटी के द्वारा। ओम्बड्समैन का प्रोविज़न भी है मनरेगा में, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे ओम्बड्समैन, ठीक है। ये सारे सजेशंस को मेंशन किया गया। आंसर राइटिंग में आप इसको लिख सकते हैं अगर ये स्कीम से जुड़ा हुआ है कि भाई नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ाओ, 200 दिन कम से कम करो। 100 दिन में क्या होता है, 200 दिन कम से कम करो काम। सेंट्रल एलोकेशन को इंक्रीज़ करना चाहिए इस स्कीम में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, और ज़्यादा पैसा दो। मिनिमम वेज एक्ट को इसमें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि कम पैसे पे काम कराना ह्यूमन राइट वायलेशन एक तरह से। और अर्बन एरिया में भी इसको एक्सटेंड करना चाहिए, ताकि अर्बन एरिया में जो अनएम्प्लॉयड है उनको भी कवर किया जा सके। और ग्राम सभा को हमें स्ट्रेंथन करना, ताकि वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर सके और करप्शन को भी, लूप होल्स को भी चेक किया जा सके। तो ये सारे स्कीम्स कवर हो गए। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, अगले वीडियो में हम आगे के स्कीम्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।